हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कॉमर्स 1 हम कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज़ के बारे में। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये सारे हमने देख लिए थे। आज हम करने वाले हैं रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़। बिज़नेस कभी कभी ये डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें बिज़नेस को रीस्ट्रक्चर करना है। अलग अलग तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, जैसे बिज़नेस उसके प्रोडक्ट लाइन को चेंज करे, ठीक है, या फिर अलग अलग ब्रांचेस हो चल रही है उसे चेंज कर सकता है, कोई क्लोज़ कर दे या नई ओपन कर दे या वैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। फाइनेंशियली जो स्ट्रक्चर है बिज़नेस का, कैपिटल जो आया हुआ है या फिर जो हम कहेंगे डेब्ट है, लोन लिया हुआ है, तो वो जो रेशियो है वो कंपनी को अगर चेंज करना है तो वहाँ पे भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। इन अलग अलग तरीक़ों से रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है, तो सारे ही मेथड्स हम आज स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज़। द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रिफर्स टू रीऑर्गेनाइजिंग। रीस्ट्रक्चरिंग को हम रीऑर्गेनाइजिंग भी कहेंगे। अ बिजनेस फर्म, it is done in order to make best use of resources and to generate maximum return on investment। बिजनेस कभी भी हमेशा ही जो डिसीजन मेकिंग करेगा वो यही सोच के करने वाला है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। आगे की भी जो हमने स्ट्रेटजीज देखी थी कि चलो एक्विजिशन करना है, मर्जर करना है, ठीक है, या फिर कोई डिवीज़न सेल कर देना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी। हमेशा बिजनेस के माइंड में क्या रहेगा कि प्रॉफिट अर्न करना है या रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, वेस्टेजेस को कम करना है, ये सारी चीज़ें रहती है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। तो ये इट इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ द फॉलोइंग आर वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग अगर करना है तो किस तरीके से हो सकता है? एक तो मर्जर एंड टेक ओवर के ज़रिए हो सकता है। नाउ मर्जर ऑल्सो रिफर्ड एज अमालगमेशन refers to a combination of two or more company into one company। मर्जर में क्या होगा, दो कंपनीज एक साथ आएंगी एंड बिजनेस करेगी, लेकिन इट मे इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड कंसोलिडेशन भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एक कंपनी, देखिए, इन अब्जॉर्प्शन वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेगी, मतलब एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसका नाम तो रहेगा ही। नाउ इन कंसोलिडेशन टू और मोर कंपनीज जॉइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। कंसोलिडेशन में दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ आके एक नई ही कंपनी बन जाएगी, लेकिन इन अब्जॉर्प्शन क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेगी और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उसका नाम तो वैसे ही रहेगा, उसी के नाम पे बिजनेस चलता रहेगा। तो ये बात हो गई मर्जर की। नाउ मर्जर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। अब ये जो मर्जर करना है वो 3 तरीके से हो सकता है। जो दो कंपनी एक साथ आती है, मर्ज होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, बिजनेस जो चल रहा है उसी की सेम लाइन में, सेम फील्ड में जो दूसरी कंपनी है उसके साथ वो मर्ज करेगा। जैसे मान लो सोप बनाने की कंपनी है तो वो शैम्पू बनाने की कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी। सेम लाइन ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, तो उसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर दैट इज मर्जर ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, ग्लैक्सो इंडिया मर्जिंग विथ स्मिथलाइन बिचेन टू फॉर्म ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। देखिए, ये दो कंपनी मर्ज हो गई यहाँ पे, सेम हॉरिजॉन्टल मर्जर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज अ वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर की बात करेंगे। वर्टिकल में क्या होगा, बिजनेस क्या करेंगे, मान लो कि अभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर हो गई, या तो फिर डीलरशिप, कार की डीलरशिप वो किसी को दे रही है, कस्टमर को कार सेल करने के लिए,
तो वो डीलरशिप जो हो रही है उस कंपनी के साथ, डीलर के साथ वो मर्ज हो गई, उसे हम कहेंगे वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर दैट इज मर्जर ऑफ फर्म एंगेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे स्टेज की हम बात करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री सच एज मर्जर ऑफ अ कार कंपनी विथ अ टायर मेकिंग कंपनी। देखिए, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, टायर मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज कर लिया। मतलब टायर मेकिंग जो एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद कार बनती है, दोनों मर्ज हो गए। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट दैट इज मर्जर ऑफ फर्म्स एंगेज इन अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस। ऐसा मर्जर जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब एक जो बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस चलते रहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, फूड आइटम्स का बिज़नेस है, ठीक है, अलग अलग तरह की मोबाइल सर्विस का बिज़नेस है, डिफरेंट टाइप्स के बिज़नेस एक ही ग्रुप के अंदर चलेंगे, उसे कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये हो गई मर्जर की बात। अभी टेक ओवर की बात करेंगे। टेक ओवर इट जनरली इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ block of equity capital of a company which enables the acquired to take control of the affairs of the taken over firm। एक कंपनी है, उसे दूसरी कंपनी का कंट्रोल लेना है, तो वो कैसे ले सकती है, उस कंपनी के शेयर्स वो खरीद लेगी, विथ कॉन्सेंट भी खरीद सकती है या विदाउट कॉन्सेंट मार्केट से भी खरीद सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आती है अंडर टेक ओवर। तो ये क्या हो गया, अब जिसने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल आ गया। नाउ इन थियोरी अक्वायर मस्ट बाय मोर देन 50% ऑफ द पेड अप इक्विटी ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अक्वायर्ड फर्म। नॉर्मली एज पर रूल या थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि जितने भी पेड अप कैपिटल है उसका 50% से ज़्यादा खरीदना चाहिए अक्वायरर फर्म ने, तभी जाके कंट्रोल मिलेगा किसी कंपनी का। लेकिन बट प्रैक्टिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस acquisition of equity in the range of 20 to 40% is sufficient enough to exercise control। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अगर 20% या 20 से 40% तक के हमने ले लिया है, पेड अप कैपिटल खरीद लिया है, तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी कंपनी को। ये बात हो गई टेक ओवर की। नाउ अ टेक ओवर कैन बी फ्रेंडली वन इफ द इंक्यूबमेंट मैनेजमेंट अप्रूव्स इट। इट कैन बी हॉस्टाइल इफ द इंक्यूबमेंट मैनेजमेंट अपोजेस इट। देखिए, टेक ओवर की जैसे अभी मैंने आगे बात की, विथ कंसेंट भी हो सकता है, विदाउट कंसेंट भी हो सकता है। अभी जो हॉस्टाइल की बात की है वहाँ पे विदाउट कंसेंट होगा। एक कंपनी है, दूसरी कंपनी के शेयर्स मार्केट से खरीद लेगी, जनरली मोर देन मार्केट प्राइस, ज़्यादा प्राइस देके वो खरीद लेगी। मतलब दूसरी कंपनी की इच्छा नहीं है कि उसे कोई कंट्रोल करे, टेक ओवर करे, फिर भी क्या होगा, टेक ओवर हो जाता है। Now, although there is good amount of controversy relating to takeovers, yet in most of the cases takeovers generate positive gains. That target firm taken over shareholders benefit by way of better price for the shares and that bidding firm shareholders do not lose। अभी ये जो टेक ओवर होता है उसमें दोनों लोगों का मोस्टली फ़ायदा होता है। जिस कंपनी पे कंट्रोल किया गया है उसके शेयर होल्डर्स को भी अच्छी प्राइस मिलती है, और जिस कंपनी ने टेक ओवर किया है तो वो कंपनी भी क्या करेगी, उसका लॉस नहीं होने देगी, उसके शेयर होल्डर्स को वो नुकसान में नहीं जाने देगी। तो दोनों तरीके से ध्यान दिया जाता है। नाउ सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में टेक ओवर्स जो हो रहे हैं वो फॉलो करते हैं सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर टेक ओवर सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ टेक ओवर, ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, उनको नुकसान ना हो, इसके लिए।
अभी ये तो बात हो गई मर्जर्स की, टेक ओवर्स की। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग, अब यहाँ पे बिजनेस क्या करने वाले हैं? पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू डाइवेस्टिचर और डीमर्जर। देखिए पोर्टफोलियो अब यहाँ पे मॉडिफाई करना है, मतलब चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे? बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है या फिर अलग अलग मार्केट में डील कर रहा होता है, अलग अलग फंक्शंस वो कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट बंद करना है या नया प्रोडक्ट चालू करना है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का शेयर, मार्केट शेयर कम कर देंगे हम, किसी का बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और वो होंगे थ्रू डाइवेस्टिचर एंड डीमर्जर। नाउ अब यहाँ पे उन लोगों ने नेक्स्ट बात की है परचेस ऑफ डिवीजन और प्लांट अंडर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। तो कोई डिवीजन या प्लांट हमने खरीद लिया। अ फर्म कैन परचेस अ डिवीजन और प्लांट of another firm for the purpose of improving its market and financial position. Yes, किसी और बिजनेस को हम खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, हम फाइनेंशियली भी इम्प्रूव होते हैं एंड हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ता है। When a firm purchases a division or plant or of another firm, it takes over the assets and liability of that division. परचेज जब किया जाएगा किसी बिजनेस को तो ऑफकोर्स उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी हम खरीद लेंगे। सच परचेज ऑफ प्लांट और डिवीजन वुड इनेबल द परचेसर और अक्वायरर टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द मार्केट। कोई बिजनेस या प्लांट हमने खरीद लिया है तब वो कंपनी का भी जो मार्केट शेयर रहा होगा 10%, 20%, 15%, वो आ जाएगा हमारे पास, कंसोलिडेट हो जाएगा, यानी कि हमारा मार्केट शेयर ओवरऑल बढ़ जाएगा। नाउ फॉर इंस्टेंस अ लार्ज सीमेंट कंपनी कैन परचेज अ सीमेंट डिवीजन ऑफ अ डाइवर्सिफाइड फर्म और अ लार्ज फूड एंड बेवरेज कंपनी कैन परचेज फूड्स डिवीजन ऑफ अनदर डाइवर्सिफाइड कंपनी। एक सीमेंट का एग्जाम्पल दिया है हमें, एक फूड का दिया है। फॉर इंस्टेंस Hence India Limited bought the food division of Pharma Major Glaxo India Private India Limited, सॉरी। देखिए ये कंपनी थी Hence India Limited, इसने क्या किया, ग्लैक्सो इंडिया का जो ग्लूकॉन डी वगैरह का हमने एग्जाम्पल देखा था वो डिवीज़न इसने खरीद लिया। उससे क्या हुआ, ग्लूकॉन डी के जो कस्टमर्स थे वो मार्केट शेयर भी आ गया इसके पास, ताकि उसका ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ गया, ठीक है। तो उसको फ़ायदा हो गया। अभी नेक्स्ट हम करेंगे डाइवेस्टिचर। अ डाइवेस्टिचर इन्वॉल्व्स सेल ऑफ डिवीजन और अ प्लांट और अ यूनिट ऑफ वन फर्म टू अनदर फर्म। यहाँ पे क्या होगा, प्लांट या डिवीजन सेल किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस L&T सोल्ड इट्स सीमेंट यूनिट टू A.V. बिरला ग्रुप टू फोकस ऑन इंजीनियरिंग बिजनेस। क्या हुआ, प्लांट सेल कर दिया गया। क्यों सेल किया, ताकि हम हमारे मेन बिजनेस पे फोकस कर सके। फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पोर्टफोलियो एंड फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए जिसने सेल किया, L&T ने सेल किया, उसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, पोर्टफोलियो कम हो गया। जो अलग अलग तरह की वो बिजनेस कर रहा है उसमें से एक कम हो गया। जबकि ये खरीदने वाले की हम बात करें A.V. बिरला ग्रुप, तो उसके लिए तो एक्सपांशन हो गया। वो जितने भी अलग अलग बिजनेस कर रहा है उसमें बिजनेस उसका एक और ऐड हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजंस। सबसे फर्स्ट है रेजिंग कैपिटल। कैपिटल बढ़ता है, कैश स्ट्रैप्ड फर्म्स कैन रेज फंड्स टू इम्प्रूव देयर लिक्विडिटी। कैश शॉर्टेजेस जो हो रही थी, कैश क्राइसिस जो हो रहे थे वो कम हो जाते हैं, पैसे आते हैं, ठीक है। रेजिंग कैपिटल, रिडक्शन ऑफ लॉसेस, डिविजन्स और यूनिट्स आर डाइवेस्टेड व्हेन दे अर्न लो रिटर्न और सफरिंग लॉसेस। यस, जो डिवीजन जो यूनिट लॉस करवा रहा है उसे हम सेल कर देते हैं, ठीक है, उसमें से डाइवेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कोर बिजनेस। नॉन कोर बिजनेस को हम शिफ्ट कर देते हैं।
सेल कर देते हैं ताकि हम कोर बिजनेस पे फोकस कर सके। जैसे L&T वाले एग्जांपल में हमने देखा, वहाँ पे क्या हुआ, उसने उसके इंजीनियरिंग बिजनेस पे फोकस करने के लिए नॉन कोर बिजनेस था उसे सेल कर दिया। तो some firms may divest some units or divisions to concentrate on core business. Next is efficiency. Due to divestiture क्या होता है, a firm can concentrate more efficiently on its existing business, which may improve overall efficiency of the firm. बिजनेस क्या कर सकता है, उसके कोर बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर सकता है, वहाँ पे वो रिटर्न्स बढ़ा सकता है अगेंस्ट कॉस्ट। तो वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ये ओवरऑल बिजनेस को भी फ़ायदा देता है। नाउ नेक्स्ट इज डीमर्जर। अभी यहाँ पे हम डीमर्ज कर रहे हैं कंपनीज को। तो अ डीमर्जर टेक्स प्लेस व्हेन अ फर्म ट्रांसफर्स वन और मोर ऑफ इट्स यूनिट्स टू अनदर फर्म। यहाँ पे क्या किया बिजनेस ने, कोई एक यूनिट किसी और को दे दिया। द कंपनी हुज यूनिट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड द डीमर्ज कंपनी एंड द फर्म टू विच द यूनिट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड द रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, डीमर्जर किया गया, जिसे हमने जो पार्ट हटा दिया उसे हम कहेंगे, एक कंपनी थी उसका डीमर्जर किया दो पार्ट में, एक रिजल्टिंग बनेगी और एक डीमर्ज कंपनी बनेगी। ठीक है, ए और बी, ए बी कंपनी है उसमें से डीमर्जर हो गया तो बी कंपनी हो जाएगी रिजल्टिंग एंड ए हो जाएगी डीमर्ज। तो डीमर्जर कैन टेक प्लेस इन टू फॉर्म्स। अब डीमर्जर भी दो तरीके से होगा, स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट अप। स्पिन ऑफ में क्या होगा, स्पिन ऑफ अ डिवीजन और यूनिट, स्पिन ऑफ इनटू इंडिपेंडेंट कंपनी। After spin-off, parent company and spin-off company are two separate firm. अब यहाँ पे जैसे हमने वो ए बी वाला एग्जांपल दिया, ए बी कंपनी है, डीमर्जर हुआ, क्या हो जाएगा, एक रिजल्टिंग कंपनी बन जाएगी बी कंपनी, और ए बी कंपनी जैसे चल रही है वैसे ए बी का एग्जिस्टेंस रहेगा। लेकिन अब स्प्लिटअप में क्या होने वाला है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज स्प्लिट अप इंटू टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज। In such a case, existing company loses its existence and new entities come into existence. अब ए बी कंपनी है, डीमर्जर हुआ है, तो ए बी तो नाम रहेगा ही नहीं, ए कंपनी एंड बी कंपनी इंडिपेंडेंट कंपनीज बन जाएगी। तो ये हो गया स्प्लिट अप अंडर डीमर्जर। नाउ रीज़न फॉर डीमर्जर, डीमर्जर क्यों किया जाता है, शार्पर फोकस। चलिए, शार्पर फोकस, डीमर्जर facilitates sharper focus respective management teams managing separately demerged firm। पहले जो एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, लार्ज कंपनी चल रही थी, अब क्या हो गया, स्मॉल यूनिट्स हो गए कंपैरेटिवली, तो अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, एफिशिएंटली हो पाएगा, फोकस अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी। Demerger improves managerial initiatives and accountability as separate management teams are in charge of demerged firms। एक बड़ी कंपनी थी, उसमें से अलग अलग छोटी कंपनी हो गई, तो वहाँ के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो सेपरेट कंपनीज ओपन हुई इंडिपेंडेंट, उनका मैनेजमेंट और भी जिम्मेदारी से अच्छे से काम करेगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। चलिए अभी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म एंड और पैटर्न ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कैपिटल जिसे हम कहेंगे, उसके बाद बिजनेस को और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजनेसेस लोन्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये लोन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए जाते हैं या फिर बिजनेसेस कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है, ठीक है, तो उसे हम डेब्ट पार्ट कहेंगे। एंड अदर्स भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। सम ऑफ द वेज ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग आर, सबसे पहला है गोइंग पब्लिक। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्लोजली हेल्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड इवन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ये सारे क्या करेंगे, एंड पार्टनरशिप फर्म मे गो पब्लिक।
द मेन रीज़न फॉर गोइंग पब्लिक इज़ टू एक्सेस कैपिटल फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान। ठीक है, ये सारी कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड बनाया जाएगा ताकि क्या हो सके, जनरल पब्लिक जब इसमें इन्वेस्ट करे तो उसे कैपिटल ज़्यादा मिल सके। ठीक है, ये हो गया गोइंग पब्लिक। नेक्स्ट इज डेब्ट इक्विटी स्वैप। ये जो हमने आगे बात की कि शेयर होल्डर्स के जो पैसे रहते हैं, जिसे हम शेयर होल्डर का जो कैपिटल रहता है जिसे हम इक्विटी कहेंगे, एंड दूसरा डेब्ट रहता है कंपनी का जहाँ से कंपनी ने लोन्स लिए हैं, तो ये जो उनका रेशियो है उसे चेंज किया जाएगा। व्हेन अ फर्म फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सर्विस इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट, interest payment and repayment of principal, it may decide to convert debt into equity। देखिए, डेब्ट जो रहता है, डेब्ट पार्ट जहाँ पे हमने सिक्योरिटीज़ इशू की है, मान लो डिबेंचर्स इशू किए हैं या फिर हमने लोन ली है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस टाइम क्या होता है, उन लोगों को हमें रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, साथ ही हमें इंस्टॉलमेंट भी भरने होते हैं जो हमने लोन लिया है उसके। तो कभी कभी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे ये इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं हो पाता है, डिफ़िकल्ट है कंपनी को, उसे लग रहा है हम नहीं भर पाएंगे पैसे, तो कंपनी क्या ट्राई करती है, कन्वर्ट डेब्ट इनटू इक्विटी, कि ये जो डेब्ट पोर्शन है उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दिस मूव इज कॉल्ड एज डेब्ट इक्विटी स्वैप। द डेब्ट इक्विटी स्वैप reduces the debt burden on the firm and such may improve its financial working। अब इससे क्या होने वाला है कि अभी के अभी इंटरेस्ट नहीं देना है हमें, जिससे हमने लोन लिया था, हमने क्या किया, जो हमारा डेब्ट था उसी को हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो डेब्ट था उनको हमने शेयर्स दे दिए और हमने उसे शेयर होल्डर बना दिया। तो जब प्रॉफिट होगा तब उन्हें हम डिविडेंड देंगे, अभी हमें इंटरेस्ट पेमेंट की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल वर्किंग हमारा इम्प्रूव हो गया, फाइनेंशियल वर्किंग यहाँ पे हमारा इम्प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिवरेज्ड बायआउट। लिवरेज बायआउट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स एन एक्विजिशन ऑफ अ डिविजन और यूनिट ऑफ अ कंपनी, ओकेजनली इट इन्वॉल्व्स द परचेसेस ऑफ एंटायर कंपनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, लेकिन अभी के अभी पूरा नहीं खरीद लेगी, पहले वो क्या करेगी, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट खरीदेगी, उसके बाद ओकेजनली इट इन्वॉल्व्स द परचेस ऑफ एन एंटायर कंपनी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रही है, टीवी बना रही है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ें बना रही है, अब दूसरी कंपनी उसे अक्वायर कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, उस एक्विजिशन में कोई एक यूनिट वो खरीद लेगी, मान लो टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो उसने खरीद लिया, पूरा बिजनेस अभी नहीं लिया है, अभी खाली एक ही यूनिट लिया, बाद में पूरे के पूरा बिजनेस खरीदा जाएगा। द परचेस ऑफ अ यूनिट इज मोस्टली फाइनेंस बाय डेब्ट फाइनेंस एंड लो इक्विटी। नाउ नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, मार्केट में उसी के शेयर्स को रीपरचेस कर लेगी, खरीद लेगी। A share buyback involves a firm's decision to repurchase its own shares from the market। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, जब कंपनी शुरू हुई होगी, ठीक है, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब कंपनी क्या कर रही है, उसके ही शेयर्स रीपरचेज कर रही है, बायबैक कर रही है। बायबैक इज कॉमन इन एडवांस कंट्रीज एंड हैज़ नाउ been permitted in India। SEBI has laid down guidelines for buyback of shares। SEBI ने रूल्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंगली बायबैक किया जाएगा। नाउ द मेन रीज़न फॉर बायबैक क्यों करना है बायबैक ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे उन लोगों ने 3 रीज़न बनाए हैं। सबसे पहला है, इट इज़ अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी।
अगेंस्ट पोटेंशियल टेक ओवर। कोई कंपनी चल रही है, उसे ऐसे लग रहा है पोटेंशियल टेक ओवर हो सकता है, फ्यूचर में हमारी कंपनी का टेक ओवर हो सकता है। अभी टेक ओवर कैसे होगा? दूसरी कंपनी मार्केट से, दूसरी कंपनी यानी कि हमारा कॉम्पिटिटर है, वो क्या करेगा, मार्केट से हमारे शेयर्स खरीद लेगा, मोर देन 50% उसने खरीद लिए, विदाउट हमारे कंसेंट वो खरीद सकता है, तो हमारी कंपनी का तो टेक ओवर हो गया। कॉम्पिटिटर के हाथ में हमारी कंपनी तो चली गई, उसके हाथ में कंट्रोल चला गया। इसीलिए ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी हो जाती है कि हम क्या करेंगे, हम खुद ही हमारे शेयर्स रीपरचेज कर लेंगे, बाय बैक कर लेंगे मार्केट से। ठीक है, तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी यूज़ करना है बिजनेस को, इसीलिए वो लोग बाय बैक करते हैं। सेकेंड इज द मैनेजमेंट मे हैव एक्सेस कैश बट लैक्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मैनेजमेंट के पास ज़्यादा ही कैश अवेलेबल हो गया है, इसीलिए भी बायबैक ऑफ शेयर्स किया जाता है। एंड दूसरा क्या है, बट लैक्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कहीं और ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी बिजनेस को नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है, तो बिजनेस क्या करेंगे, बायबैक कर लेंगे शेयर्स का, to provide better returns to the remaining shareholders in future as the number of shareholdings gets reduced। अभी मान लो कंपनी ने डिसाइड किया है कि जितना भी उसका शेयर होल्डिंग है उसमें से वो 40% बाय बैक कर लेगी, तो क्या होगा, रिमेनिंग जो बाद में एग्जिस्ट करने वाले हैं शेयर होल्डर्स, उन्हें तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, बेटर रिटर्न्स मिलेंगे उन्हें। तो ये 3 रीज़न हो गए क्यों बायबैक किया जाता है उसके। अब उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। अभी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग 4th है ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अ गुड नंबर ऑफ फर्म्स आर रिसोर्टिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग टू फेस competition and improve their financial position. Some of the important ways are, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, तो रीग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। फर्म्स आर रीग्रुपिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस into few compact strategic business units which are often referred to as profit center. In multi-product firm, strategic business units are created to manage effectively each of the product or group of product. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही बिजनेसेस जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना देंगे, मतलब रीग्रुप कर देंगे एग्जिस्टिंग बिजनेस को, ताकि वो यूनिट अच्छे से परफॉर्म करे, इफेक्टिवली परफॉर्म करे, इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करे, राइट। तो ये हो गया रीग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वन इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना है, मतलब बिजनेस के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से नए तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, नए तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, उसे हम कहेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इट एम्स एट इम्प्रूवमेंट in performance by redesigning the processes through which an organization operates, maximizing the value added content and reducing cost wherever possible. प्रोसेस को ही रीडिज़ाइन कर देना है। अभी मान लो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे परचेस की। परचेस का जो प्रोसेस है कि चलो सप्लायर के पास से कोटेशन लिया जाता है, उसके बाद मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, सिलेक्ट किया जाता है सप्लायर, उसके बाद रॉ मटेरियल आता है हमारे बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया परचेस करने का। अब इस प्रोसेस को ही पूरा रीडिज़ाइन किया जाएगा एंड नए तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा ताकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हो जाए एंड आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है डाउन साइजिंग। अभी डाउन साइजिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिट्रेंचमेंट ऑफ सरप्लस मैन पावर थ्रू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS and other schemes. Lately, several large firms have resorted
टू डाउनसाइजिंग टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी। देखिए डाउनसाइजिंग, कभी कभी बिजनेसेस क्या करते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ बिजनेस में हैं मान लो, ठीक है, अभी बिजनेसेस को ऐसे लगता है कि यार इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है बिजनेस में, हम बिना वजह सैलरी पे कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयज़ को वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम दिया जाता है या फिर कोई और स्कीम ऑफ़र किया जाता है एंड एम्प्लॉय को बिजनेस से फिर वो एम्प्लॉयज़ उतने निकल जाते हैं। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ कम हो गए और जो कम एम्प्लॉयज़ है वो उनका काम एफिशिएंटली कर पाएंगे, बिज़नेस की भी कॉस्ट कम हो गई, सैलरी कम पे करना है, ठीक है, एवरी मंथ का उसका एक्सपेंस भी कम हो गया, तो इसे कहेंगे हम डाउनसाइजिंग। नाउ लेटली सेवरल लार्ज फर्म्स हैव रिजॉर्टेड टू डाउनसाइजिंग टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट वन इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की हम बात करेंगे तो अब ये आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, उसकी कुछ प्रोसेसेस को किसी और बिजनेस को देगी ताकि वो उसके लिए उस प्रोसेस को परफॉर्म करे। मान लो कि कैंटीन फैसिलिटी है या फिर सिक्योरिटी सर्विस है या हाउस कीपिंग सर्विस है, ऐसे कुछ प्रोसेसेस है वो जो बिज़नेस खुद ही कर रहा है। अभी कैंटीन फैसिलिटी खुद कर रहा है, सिक्योरिटी भी खुद ही एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे लगता है कि चलो इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है, तो ऐसी प्रोसेस को वो किसी और बिजनेस को देगा, आउटसोर्स करेगा ताकि वो दूसरा फर्म वो एक्टिविटी उसके बिजनेस के लिए कर दे। उसके मान लो कैंटीन फैसिलिटी की हम बात करें, उसे हमने आउटसोर्स किया है, तो अदर फर्म वो फैसिलिटी परफॉर्म करेगा, कैंटीन सर्विस देगा हमारे बिजनेस के लिए और हम उसे पैसे दे देंगे जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है वो, ताकि बिजनेस क्या कर सके, उसके कोर फंक्शन पे फोकस कर सके एंड एफिशिएंटली काम कर सके। नाउ आउटसोर्सिंग, कंपनीज आर रिसोर्टिंग टू आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग which helps to reduce manpower and convert fixed cost into variable cost. Yes, of course, manpower की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हम किसी चीज़ को एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हैं तब, एंड दूसरा कॉस्ट भी कम होती है। Many firms such as Telco, HHL and other are resorting to outsourcing rather than producing some items or part within the firm. ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके बिजनेस में सारे ही पार्ट्स खुद बनाने नहीं बैठते, कुछ पार्ट्स वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं ताकि कोई और परफॉर्म करे, या फिर कोई कोई बिजनेसेस क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया किसी प्रोडक्ट का, पैकिंग का काम किसी और को देते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया एक तरह का आउटसोर्सिंग का काम। मोबाइल फ़ोन्स अगर मान लो बन रहे हैं, ठीक है, कंपनी सोचे कि हम खाली मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करेंगे, उसका जो पैकिंग पार्ट है, जो बॉक्स बनाने हैं, पैकिंग करना है, वो किसी और को हम आउटसोर्स कर देंगे कि भाई आप ये काम हमारे लिए कर दो, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। अभी नेक्स्ट है आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन स्कीम। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अ सिक यूनिट कैन बी रिवाइव्ड to improve its financial position by adopting revival schemes. सिक यूनिट, ऐसा यूनिट जो लॉस कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कर रहा है, अभी ऐसे यूनिट को रिवाइव करना है, वापस से फाइनेंशियली स्टेबल होना है, प्रॉफिट करना है, तो क्या होगा, वहाँ पे रिवाइवल स्कीम अडॉप्ट की जाएगी। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवाइवल स्कीम्स आर, अब ये रिवाइवल स्कीम्स कौन कौन से तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है सेटलमेंट विथ क्रेडिटर्स। लॉस मेकिंग यूनिट है तो ऑफ कोर्स वो उसका डेट पेमेंट भी नहीं कर पाएगा, क्रेडिटर्स को भी वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सिक यूनिट इज नॉर्मली नॉट इन अ पोजिशन to honor its commitment and therefore it must enter into settlement with its creditors, suppliers, banks, financial institutions, debenture holders and others. Some of the ways are, अब ये क्रेडिटर्स जो है ये सारे जिनको पैसे देने हैं,
इस लॉस मेकिंग यूनिट ने, सिक यूनिट ने, उनके साथ सेटलमेंट हो रहा है। तो अभी उस सेटलमेंट में क्या किया जाएगा, रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इन लोगों को, बैंक्स को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करना है, इंस्टॉलमेंट्स भरने, उसका रीशेड्यूल हम करेंगे। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी। जो हमने आगे पढ़ा, डेब्ट इक्विटी स्वैप किया जाता है, वैसे डेब्ट को कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी में। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ अरियर्स इन इंस्टॉलमेंट। अरियर्स मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना बाकी है क्रेडिटर्स को, वो पे किया जाएगा इन इंस्टॉलमेंट। कि भाई आपको 10 लाख देने बाकी है, नहीं भर पाएगा कोई बिजनेस यूनिट, लॉस मेकिंग है, सिक यूनिट है, तो वो क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट कर रहा है कि 10 लाख जो है पूरे के पूरे हम नहीं दे पाएंगे, हम इन इंस्टॉलमेंट देंगे। और वो जो शेड्यूल था पेमेंट का, जो डेट्स लिखी हुई थी, उसे रीशेड्यूल करेंगे। अब उसके बाद आता है डाइवेस्टमेंट। अ सिक यूनिट मे डाइवेस्ट और डिस्पोज ऑफ अनप्रॉफिटेबल यूनिट and plant and other non-essential assets in order to improve liquidity. लॉस मेकिंग यूनिट है, सिक यूनिट है, पैसे की ज़रूरत होगी ही, 100% कैश क्राइसिस वहाँ पे होते ही है। तो वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ, सेल कर देंगे अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स या प्लांट्स एंड अदर नॉन एसेंशियल एसेट्स। जो काम के नहीं है वैसे असेट बेच दिए जाएंगे एंड अनप्रॉफिटेबल यूनिट बेचेंगे। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अ सिक यूनिट शुड हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, स्पेशली ओवर इट्स डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम बेयर कर भी नहीं कर सकते या नहीं भी कर सकते, चलता है, कोई कोई एक्सपेंस हम ना करें तो भी चल सकता है, तो वैसे एक्सपेंसेस को खास करके कंट्रोल किया जाएगा ताकि बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस मस्ट बी रिव्यूड to find out any unproductive activities. Wherever possible, the operations must be streamlined to improve overall efficiency of the firm. अभी ये operations मतलब जो सिक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, उसका जो मेन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस देना है, व्हाटएवर जो भी बिजनेस है, तो उसके जो मेन काम है, फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, उन्हें स्टडी किया जाएगा। एंड उसमें से जो अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ हो रही है, अनप्रोडक्टिव, उसको हटा दिया जाएगा। ताकि क्या होगा, वहाँ पे कॉस्ट बच जाएगी ना, वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कम हो जाएगा, जो एम्प्लॉय बिना वजह काम कर रहा है वो हट जाएगा, तो वो सारी कॉस्ट वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एडिशनल कैपिटल। अ सिक यूनिट normally requires additional capital for working capital needs, repair and modernization of plant and machinery, etc. The funds may be obtained through right issues, term loans from financial institutions and from other sources. अब ये जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी जिनको देने थे उनके साथ तो हमने रीशेड्यूल कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, और भी पैसे तो चाहिए। तो सिक यूनिट क्या कर सकता है, राइट इश्यू के ज़रिए पैसे जमा कर सकता है, या फिर टर्म लोन ले ली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कोई अदर सोर्स कहीं से लोन मिल सकती हो तो वैसे करके, वैसे सोर्सेज से पैसे जमा कर सकता है सिक यूनिट्स। नाउ अदर स्कीम्स, देयर आर सेवरल अदर रिवाइवल स्कीम्स। और किन तरीक़ों से रिवाइवल किया जाता है, रिडक्शन ऑफ सरप्लस मैन पावर। सरप्लस एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है बिजनेस में, जहाँ पे हम कट आउट करना चाहे कर सकते हैं, हटा सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, वैसे एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाएगा। जो एकदम रिक्वायर्ड है वैसे एम्प्लॉयज़ को ही रखा जाएगा। चेंज इन एग्जिस्टिंग इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। अभी ये तो एम्प्लॉयज़ की बात थी, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात आएगी। वहाँ पे भी
इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट हटाया जाएगा। अगर कोई मैनेजमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, बराबर से डिसीजन नहीं हो रहा है, प्लानिंग नहीं हो रहा है, प्लानिंग बराबर से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे मैनेजमेंट को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट इज रीफॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी। रीफॉर्मुलेशन, फिर से फॉर्मुलेट करना प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेटजी चल रही है कि चलो कौन सा प्रोडक्ट हमें कितना बनाना है, कौन से मार्केट में सेल करना है, तो ये सारी ही स्ट्रेटजीज़ को हम चेंज कर देंगे, रीफॉर्मुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल सिस्टम्स सच एज MIS, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। बिजनेस में ये सारे सिस्टम भी अडॉप्ट किए जाएंगे। कैसे है? मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम कहेंगे, जो यूज़ होता है, मैनेजमेंट यूज़ करता है, जिसमें सारी ही इंफॉर्मेशन रहती है एंड उसे यूज़ करके वो लोग डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ये टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज। अभी नेक्स्ट हम करेंगे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, लेकिन करेंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।